अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान की ना एक बहुत ही अजीब फितरत होती है। हाँ, अजीब कैसे? मतलब ये कि मानव स्वभाव हमेशा सिर्फ खुशी नाम के एक ही रंग के पीछे भागता रहता है। लगातार यही कोशिश रहती है कि जीवन में कोई दुख ना हो। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मतलब कोई निराशा ना हो, बस हर तरफ केवल सकारात्मकता ही हो, जो कि असल में संभव नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कभी ये सवाल मन में उठा है कि अगर जीवन से दुख, निराशा या विरह जैसी भावनाओं को पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, तो क्या हम वास्तव में एक मुकम्मल इंसान रह जाएंगे? और आज की इस गहन विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार विषय है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है हिंदी साहित्य के दिग्गज और महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक बेहद प्रसिद्ध काव्यकृति सतरंगिनी। हाँ, सतरंगिनी। हमारे पास इस पुस्तक की एक विस्तृत समीक्षा और उसके नोट्स हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों इस पुस्तक को 5 में से 4.5 स्टार की इतनी शानदार रेटिंग दी गई है। 4.5 स्टार, जो कि साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हमें ये भी समझना है कि कैसे ये कविता संग्रह केवल शब्दों या तुकबंदियों का समूह न होकर मानव जीवन की भावनाओं का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। तो जो लोग केवल ऊपरी जानकारी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। सच कहूं तो इस चर्चा का विषय वाकई बहुत प्रासंगिक है। जब किसी साहित्य को 4.5 की रेटिंग मिलती है ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस कृति ने कुछ ऐसा किया है जो साधारण किताबें नहीं कर पाती। एकदम सही। वो केवल मनोरंजन नहीं कर रही है, बल्कि वो मानवीय मनोविज्ञान के किसी बहुत ही गहरे तार को छू रही है। प्रमाण है कि ये पुस्तक पाठकों को जीवन की उन सच्चाइयों का सामना करने का साहस देती है जिनसे हम अक्सर भागना चाहते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही है आपने। और इस साहस की शुरुआत ना सीधे इस किताब के शीर्षक से ही हो जाती है, सतरंगिनी। हाँ, सतरंगिनी। हमारे पास मौजूद स्रोत और समीक्षा के अनुसार सतरंगिनी का अर्थ ही है 7 रंग। 7 रंग। और समीक्षा में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बच्चन जी ने जीवन की 7 मुख्य भावनाओं को इन 7 रंगों के रूप में दर्शाया है। और वो भावनाएं क्या हैं? वो है खुशी, दुख, प्रेम, विरह, आशा, निराशा और सबसे आखिर में अंत आत्मचिंतन। क्या बात है। ये पूरी की पूरी पुस्तक उनके जीवन दर्शन और उनकी गहरी संवेदनशीलता का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। मतलब जब हम इन 7 रंगों के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। तस्वीर मतलब वो तस्वीर किस तरह की है? ठीक है, आइए इसे ऐसे समझते हैं। ये कुछ शीशे के उस पारदर्शी तिकोने टुकड़े की तरह है जिसे विज्ञान में प्रिज्म कहा जाता है। अच्छा, प्रिज्म की तरह। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि जब एक साधारण सी दिखने वाली सफेद रोशनी उस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अचानक 7 अलग-अलग बेहद खूबसूरत रंगों में बट जाती है। बिल्कुल। विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है ये। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह इंसान का जो पूरा जीवन है, जो बाहर से शायद एकदम सफेद दिखता है, हाँ, जो बाहर से देखने पर शायद एक सीधा साधा और एक रस अनुभव लगता है, लेकिन जब वो बच्चन जी की इन कविताओं के प्रिज्म से गुजरता है ना, तो वो अचानक गहराई में जाकर इन 7 अलग अलग भावनाओं या रंगों में निखर कर सामने आ जाता है। अरे वाह। तब पता चलता है कि जीवन केवल सफेद नहीं है, बल्कि उसमें ये 7 रंग मौजूद है। प्रिज्म की ये उपमा बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है और जो स्रोत के नोट्स में एक आहा मोमेंट की तरह उभर कर आती है, वो क्या है? वो ये है कि बच्चन जी ने रंगों और भावनाओं का कोई घिसा पिटा बंटवारा नहीं किया है। मतलब जैसे हम आमतौर पर खुशी को चमकीले रंगों से जोड़ते हैं, हाँ, आमतौर पर हम खुशी को चमकीले रंगों से और दुख या निराशा को काले या धुंधले रंगों से जोड़ते हैं। लेकिन समीक्षा इशारा करती है कि बच्चन जी की कविताओं में निराशा या दुख कोई ऐसा रंग नहीं है जिसे मिटाना है। अच्छा, बल्कि यह ठहराव का रंग है। उन्होंने इन 7 भावनाओं को मानव अनुभव के सबसे बुनियादी स्तंभों के रूप में खड़ा किया है। ये कोई साधारण स्पेक्ट्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा चक्र है जहां हर रंग दूसरे रंग को जन्म देता है। लेकिन यहीं पे ना एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। जरा उस पाठक के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए जो इस किताब को पढ़ रहा है। ठीक है। एक ही किताब में और अक्सर एक ही पन्ने पर इन सभी विरोधी भावनाओं को एक साथ रख दिया गया है।
मतलब एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख भी है, एक तरफ आशा है तो उसी के ठीक बगल में निराशा भी खड़ी है। क्या एक ही अनुभव के भीतर इन सभी विरोधी भावनाओं का एक साथ होना पाठक के लिए बहुत ज्यादा भारी या उलझा हुआ महसूस नहीं होता? ओवरवेलमिंग लग सकता है ना? हाँ, मतलब कोई भी इंसान एक ही समय में इतनी सारी विरोधी भावनाओं को कैसे संभाल सकता है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी भावनाएं एक साथ एक भावनात्मक उथल-पुथल मचा देंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए मुख्य विषयों पर गहराई से ध्यान दें तो हमें इसका सटीक जवाब मिल जाता है। असल में यही तो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। और इसी वजह से इसे इतनी उच्च रेटिंग मिली है। समीक्षा में विशेष रूप से प्रेम और विरह के संतुलन और आशा और संघर्ष जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। यहाँ संतुलन शब्द बहुत जरूरी लगता है। हाँ, यहाँ संतुलन शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये भावना एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं? बिल्कुल नहीं। वे एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं, बल्कि वे एक दूसरे को परिभाषित कर रही हैं। कैसे? स्रोत के नोट्स के अनुसार बच्चन जी ये स्पष्ट करते हैं कि विरह यानी अलगाव की पीड़ा, उसके बिना प्रेम की गहराई को मापना असंभव है। ओह। अगर विरह का डर या उसका अनुभव ना हो तो प्रेम सिर्फ एक आदत बनकर रह जाएगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसी तरह निराशा और संघर्ष के बिना आशा की कोई कीमत नहीं होती। आशा तभी चमकती है जब उसके पीछे निराशा का घना अंधेरा हो। तो जब ये विरोधी भावनाएं एक साथ आती हैं तो वे अनुभव को भारी नहीं बनाती, बल्कि वे उसे एक मुकम्मल और संपूर्ण जीवन दर्शन में बदल देती हैं। क्या बात है। ये एक ऐसा संतुलन है जो पाठक को यह एहसास दिलाता है कि जीवन के हर हिस्से को स्वीकार किया जा सकता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टिकोण है कि विरह के बिना प्रेम केवल एक आदत बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। और जब इन 7 रंगों का ये दार्शनिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है ना, तो स्वाभाविक रूप से ये जानने की उत्सुकता बढ़ती है कि आगे क्या है। मतलब अगर ये किताब हमें विरह या निराशा जैसी असुविधाजनक भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करती है, तो कोई इसे पढ़ना क्यों जारी रखता है? सही सवाल है। स्रोत स्पष्ट करता है कि पुस्तक का मुख्य विषय मानवीय भावनाओं की असीम गहराई है और हर कविता एक अलग रंग की तरह महसूस होती है। हाँ। कुछ कविताएं प्रेरणा से भर देती हैं तो कुछ गहरी सोच में डूबने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चन जी पाठक को इस यात्रा में बांधे कैसे रखते हैं? इस सवाल का जवाब उस 7वें रंग में छिपा है जिसका जिक्र स्रोत ने किया गया है। आत्मचिंतन। हाँ, आत्मचिंतन। कविताओं की संरचना कुछ इस तरह की गई है कि वे आपको किसी भावना में अकेला नहीं छोड़ती। मतलब वो आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ती। बिल्कुल। जब कोई कविता दुख या निराशा के रंग को उकेरती है तो वो पाठक को उस दुख में डुबोकर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा। बल्कि वो उस दुख को एक पुल की तरह इस्तेमाल करती है जो सीधे आत्मचिंतन तक जाता है। एक पुल की तरह। और आत्मचिंतन एक ऐसी अवस्था है जो हर इंसान अवचेतन रूप से चाहता है, खुद को समझने की अवस्था। यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हर तरफ ना एक अजीब सी दौड़ मची हुई है। कैसी दौड़? हर जगह जैसे संदेश मिलते हैं, सकारात्मक कैसे रहें, दुख से कैसे बचें या हमेशा खुश कैसे दिखें। हम एक ऐसे दौर में हैं जिसे आज की भाषा में अनटॉक्सिक पॉजिटिविटी या अनावश्यक सकारात्मकता कहा जा सकता है। हाँ, ये आज के समाज की एक बड़ी सच्चाई है। तो ऐसे माहौल में जहां लोग आमतौर पर खुश रहने के तरीके खोज रहे हैं, कोई जानबूझकर निराशा या विरह जैसे दुखद रंगों के बारे में क्यों पढ़ना चाहेगा? कोई क्यों ऐसी किताब उठाएगा जो उसे सोचने पर या शायद थोड़ी देर के लिए उदास होने पर मजबूर कर दे? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये आज के समाज का एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हाँ। तब एक प्रासंगिकता और उसकी 4.5 स्टार रेटिंग का असली कारण सामने आता है। तो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? अगर हम समीक्षा के व्यापक निष्कर्ष को देखें तो स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये किताब हमें जीवन के हर रंग को स्वीकार करना सिखाती है। स्वीकार करना। हाँ, यहाँ स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कीवर्ड है। ये भागने के विचार का सीधा विरोध करता है। यानी लगातार जो सकारात्मक बने रहने का दबाव होता है, ये किताब उससे आजादी देती है। बिल्कुल आजादी देती है। अनावश्यक सकारात्मकता असल में एक बहुत ही उथला जीवन बनाती है। यह इंसान को यह विश्वास दिलाती है कि अगर वो दुखी है तो उसमें कोई खराबी है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन सतरंगिनी का दर्शन ये बताता है कि बिना अंधेरे के प्रकाश का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई वजूद। सही बात है। जो निराशा या दुख है वो कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाना है। अच्छा। वह जीवन का एक बेहद प्रामाणिक और जरूरी अनुभव है।
अगर हमेशा विरह या निराशा से भागने की कोशिश की जाएगी तो उस आत्मचिंतन तक कभी नहीं पहुंचा जा सकेगा जो हमारी मानसिक वृद्धि के लिए सबसे जरूरी है। मतलब आत्मचिंतन के लिए इन सभी भावनाओं का अनुभव करना जरूरी है। बिल्कुल। आत्मचिंतन तभी संभव है जब अपनी कमजोरियों और निराशाओं का बिना किसी डर के सामना किया जाए। लोग इसे इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह उन्हें उनकी अपनी इंसानियत से रूबरू कराती है और एक राहत भी देती है ना। हाँ, यह उन्हें ये राहत देती है कि जीवन के हर मौसम में सिर्फ मुस्कुराने का नाटक करना जरूरी नहीं है। पूर्णता खुशी में नहीं बल्कि सभी भावनाओं को समग्र रूप से अनुभव करने में है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और मुक्त कर देने वाली बात है। मतलब ये विचार के हर समय मुस्कुराने का नाटक करना जरूरी नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक राहत है। 100%। लेकिन अवितल, दर्शन और भावनाओं की इतनी गहराई की बात करने के बाद स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या इसे पढ़ना बहुत कठिन है? भाषा को लेकर हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई साहित्य इतनी बड़ी दार्शनिक बातें करता है तो उसकी भाषा बहुत भारी भरकम और जटिल हो जाती है, आम लोगों की समझ से परे। बिल्कुल। तो क्या सतरंगिनी को पढ़ने के लिए भी एक डिक्शनरी या साहित्य के बहुत गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है? देखिए, साहित्य की दुनिया में ये एक बहुत ही आम धारणा है कि किसी बात को अगर गहराई और गंभीरता से कहना है तो उसके लिए कठिन शब्दों का जाल बुनना जरूरी है। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। कई बार जटिल शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रचना अधिक बौद्धिक लगे। लेकिन सतरंगिनी की समीक्षा इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। अच्छा, तो स्रोत में भाषा के बारे में क्या कहा गया है? स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि बच्चन जी की भाषा बेहद सरल है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही बताई गई है कि वे बहुत ही कठिन और गहरे विचारों को आसान शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, जिससे कोई भी पाठक आसानी से उनसे जुड़ सकता है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब साधारण शब्दों से इतनी गहरी बात कैसे कही जा सकती है? यह एक कला है। अगर मैं इसे समझाने के लिए एक उपमा दूं, तो ये एक अमा शेफ की तरह है। मास्टर शेफ? हाँ, सोचिए, एक मास्टर शेफ जो बिना किसी जटिल या विदेशी सामग्री के बस घर के साधारण मसालों से एक ऐसा व्यंजन बना दे जिसका स्वाद आप जिंदगी भर न भूलें। बिल्कुल, सारा जादू उस मास्टर शेफ के पकाने के तरीके में है, मसालों के महंगे होने में नहीं। क्या बच्चन जी की कविताएं भी कुछ ऐसा ही करती हैं? ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। स्रोत के नोट्स भी ठीक इसी तंत्र की ओर इशारा करते हैं। कैसे? जब कोई कवि दीपक, अंधेरा, पथ या आसमान जैसे बिल्कुल आम शब्दों का चुनाव करता है तो पाठक का दिमाग उन शब्दों के अर्थ खोजने में नहीं उलझता। हाँ, क्योंकि शब्द तो उसे पहले से पता है। बिल्कुल। लेकिन बच्चन जी उन साधारण शब्दों को जिस लय में पिरोते हैं वो सीधे पाठक के दिल की धड़कन और उसके अवचेतन मन से जुड़ जाती है। ये जीवन दर्शन को सरल शब्दों में पिरोना एक सच्ची साहित्यिक प्रतिभा की निशानी है। ये उस घर के मसालों से बने व्यंजन की तरह ही है जो बिना किसी दिखावे के सीधा आत्मा को तृप्त करता है। तो इस सबका क्या मतलब है? क्या यही सरलता कारण है कि यह किताब हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ भावनात्मक गहराई चाहते हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। स्रोत सामग्री में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि भावनात्मक गहराई और जीवन के सच्चे अनुभवों को समझने की ललक है तो ये पुस्तक एक आदर्श चुनाव है। मतलब इसके लिए विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है? कतई नहीं। बच्चन जी की ये सरलता ही एक आम पाठक और एक महान दर्शन के बीच की दीवार को गिरा देती है। जटिल भाषा न होने के कारण पाठक का पूरा ध्यान सिर्फ उस भावना पर केंद्रित होता है जिसे वो महसूस कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। ये किताब पाठकों को भावनाओं की एक निर्बाध यात्रा पर ले जाती है जहां उन्हें सिर्फ अपना दिल खुला रखना होता है और कविताएं खुद ब खुद उनसे बात करने लगती हैं। सिर्फ अपना दिल खुला रखना होता है, ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक सार है। बिल्कुल। चलिए अब हम आज के इस गहन विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटने की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हमने काफी गहराई से हर पहलू पर चर्चा की है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सतरंगिनी को जो 4.5 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है वो पूरी तरह से न्याय संगत है। 100%। यह केवल पन्नों पर छपी कुछ कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो भावनाओं की एक पूरी यात्रा है। यह कृति बेहद सरल भाषा में खुशी, दुख,
प्रेम, विरह, आशा, निराशा और आत्मचिंतन जैसे जीवन के हर रंग को अपनाना सिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरी समीक्षा से उभर कर आती है वो ये है कि यह पुस्तक हमें जीवन के किसी भी अनुभव से भागना नहीं सिखाती, बिल्कुल, बल्कि उसे उसकी समग्रता में अपनाना सिखाती है। हर भावना का अपना एक उद्देश्य होता है। सही बात है। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां अक्सर हम केवल खुशी के पीछे भागते हैं, ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी संजीवनी से कम नहीं है। हाँ, यह जानना कि जीवन के हर अनुभव की और हर भावना की अपनी एक जगह और अपना एक रंग होता है। और जब ये सातों रंग एक साथ मिलते हैं तभी वे जीवन को पूरी तरह से सार्थक बनाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही हम इस विश्लेषणात्मक यात्रा के अंत पर पहुंच रहे हैं, स्रोत सामग्री पर आधारित एक ऐसा विचार छोड़कर जाने का समय आ गया है जो सोचने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? हमने देखा कि बच्चन जी ने जीवन को एक सतरंगिनी यानी 7 रंगों वाले एक कैनवस के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन जरा गहराई से विचार किया जाए, अगर जीवन वास्तव में एक सतरंगिनी है जिसमें 7 रंग हैं, तो क्या होता है जब हम जानबूझकर जीवन के कुछ रंगों से भागने की कोशिश करते हैं, जैसे दुख या आत्मचिंतन से? हाँ, क्या हम एक अधूरे कैनवस के साथ रह जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। या केवल कुछ चुने हुए सुखद रंगों से भी जीवन की एक पूरी तस्वीर बनाई जा सकती है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो चर्चा के बाद भी बहुत समय तक हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल। ये विचार निश्चित रूप से लंबे समय तक सोचने के लिए प्रेरित करेगा।